यूकेडी तो कहाँ है यूकेडी? सिर्फ सोशल मीडिया पे उसकी शोबाजी है, धरातल पर तो कहीं दिख ही नहीं रही है। कितने सहमत हैं आप इस बात से? मैं लगभग 35 सीटें मान के चल रहा हूँ कि हमारी आ जाएगी इजीली। लेकिन अगर मेहनत हम करेंगे तो निश्चित तौर पे 47 तक हम लगभग पहुँच सकते हैं। वन विभाग के माध्यम से पेड़ लगवाए जा रहे हैं और फिर उन पेड़ों को ही लगवाकर बोल दिया जा रहा है कि ये इस पे अब आपका अधिकार नहीं है, जंगलात वालों की जमीन है। दिलीप रावत जी, कुछ दिन पहले मैं उनका एक वक्तव्य सुन रही थी। बाल बच्चा नोएडा, दिल्ली और बुराड़ी और बात का नाची जय पहाड़ी। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं दिलीप रावत जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरीके की बातें और बोलें, आप इस तरीके के बयान और दें। यूकेडी के खिलाफ जो जितना जहर उगलेगा उतना यूकेडी को फायदा होगा। आज की डेट में जो विकास की धारा बह रही है देहरादून से दिल्ली की तरफ बह रही है, जिस दिन सरकार पहाड़ से चलेगी ना, और पहाड़ से तभी चल पाएगी जब राजधानी गैरसैंण बनेगी। एक महिला आज आप देखोगे 250 किलोमीटर दूर आके अल्ट्रासाउंड कराती है। कुलदीप जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आने वाले 10 सालों में उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या होने वाला है? जब बिल्कुल ही हर कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की वजह से प्लान कर देगा, जो चौखट हम बोलते हैं, वहाँ पर ही बैठे रहेंगे बाघ, भालू, गुलदार, ये बैठे रहेंगे, निश्चित है। आज देश की सरकार असली कौन चला रहा है? अमित शाह जी चला रहे हैं। तो अगर धन बल के आधार पर चुनाव जीतना होता तो पिछली बार का चुनाव जो है अनुकृति गुस्साई जीती, दिलीप रावत नहीं जीते। महेंद्र भट्ट जी रात के 11-12 बजे करीबन कल परसों इन्होंने एक मैसेज डाला फेसबुक पे कि मैं देखना चाहता हूँ यूकेडी कितने विधानसभा सीटों पर लड़ेगी और ये जीत के किसकी गोद में बैठेगी। आशीष नेगी जी अच्छे प्रवक्ता हैं, उनके भाषण हैं, जोशीले हैं, जनता को ही नहीं कांग्रेस को भी प्रभावित करते हैं, भाजपा को भी प्रभावित करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी जबराल और स्वागत आप सभी का द डीएमडी शो पॉडकास्ट में। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के एक युवा नेता हमारे पॉडकास्ट में हैं और कुलदीप रावत जी, आप सब उन्हें बहुत देखते हैं, बहुत जानते हैं, पहचानते हैं। आशीष नेगी और कुलदीप रावत आजकल ऐसे है जैसे शोले की जय और वीरू की जोड़ी थी, कुछ इस तरह से मुझे वो नज़र आती है। दोनों बहुत अच्छे वक्ता हैं, दोनों के मन में उत्तराखंड को लेकर बहुत दर्द भी है और बहुत सपने भी हैं उत्तराखंड को लेकर। क्या है उनका विज़न 2027 को लेकर, क्योंकि अब बहुत नज़दीक आ चुका है, सब दल अपनी अपनी तैयारी पे लगे हुए हैं। तो आइए बहुत स्वागत करते हैं कुलदीप रावत जी का। बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। तो कुलदीप जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप युवा हैं। जहाँ तक मैंने आपको समझा है, जाना है, और मैंने आपके बारे में जो भी चीज़ें मुझे मालूम है उसमें ये है कि आप एक बहुत अच्छी जॉब में थे, वो आप छोड़कर और फिर आप आए हैं उत्तराखंड में अपना समय देने, अपना योगदान देने। आने के बाद यूकेडी को चुनना क्या था ऐसा कि बस यूकेडी ही, और भी बहुत सारी पार्टी थी? बिल्कुल, मैं पिछले 7 साल से 2019 से एक्टिवली पूरे उत्तराखंड में एक्टिव हूँ। चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, चाहे स्वास्थ्य या किसी के गांव की सड़क की बात हो, हर तरीके से मैं एक्टिव रहा। किसी को भी आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ी, कभी कोई बीमार पड़ गया, जहाँ बड़े बड़े विधायक फेल हो गए, बड़े बड़े सांसद फेल हो गए, तो तब उन लोगों को एक ही नाम याद आता था, कुलदीप रावत, कि यार ये बंदा आएगा, हमारे लिए फंड रेज करेगा अपनी वीडियोज के माध्यम से। तो निरंतर मैं 7 साल से एक्टिव रहा धरातल पे, और सारा काम मैंने पहाड़ में किया। ऐसा नहीं कि मैं देहरादून की गलियों में या हरिद्वार की गलियों में, मतलब शहरों में आके कोई बड़ा धरना किया, बड़ा आंदोलन किया और तुरंत मीडिया ने कवरेज दे दी। क्योंकि शहरों में कोई भी काम करना और मीडिया कवरेज पाना बहुत आसान है, क्योंकि मीडिया ज़्यादातर शहरों में ही है। तो मैंने ऐसा कोई काम कभी किया नहीं। मैं 7 सालों तक निरंतर चलता रहा। 500 से लगभग गाँव इस उत्तराखंड के मैंने कवर किए। 500 से लगभग उत्तराखंड के इन गाँव में मैं पैदल चला। संघर्ष रहा। मन में एक चीज थी कि समस्याएं हम उठा रहे हैं, समस्याओं का हल भी होना चाहिए। जिन समस्याओं का हल हम कर सकते हैं, जैसे किसी के लिए फंड रेज करना, किसी के सड़क का मुद्दा हमने उठाया, एमएलए ने सुन लिया, वहां सड़क पहुंच गई। किसी की दिहाड़ी मजदूरी सरकार ने, विभाग ने रोकी हुई है, वो परेशान है, हमने आवाज उठाई, वो चीज उसका पैसा मिल गया, उसकी मेहनत की कमाई उसको मिल गई। तो इस तरीके के कार्य निरंतर हमने किए, लेकिन एक बड़े लेवल पर परिवर्तन लाना। मैं एक कोटा चामी स्कूल है, बताता हूँ आपको। कोटा चामी स्कूल है एक सल्ट अल्मोड़ा में, उसमें लैंसडोन के भी बच्चे पढ़ते हैं और सल्ट के भी बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ के बच्चे गणित विषय पढ़ना चाह रहे थे, मतलब वो भी इंजीनियर बनना चाह रहे थे। इंजीनियरिंग के लिए गणित विषय जरूरी है, वो भी गणित विषय लेना चाहते थे, लेकिन वहाँ गणित विषय ही नहीं था। टीचर तो छोड़िए, विषय ही नहीं था। जबकि बच्चों की संख्या थी। मजबूरी में
उनको छोड़ के या तो रामनगर शिफ्ट होना पड़ता था 10th के बाद गणित विषय पढ़ने के लिए 11th-12th में, जी। या तो रामनगर शिफ्ट होना पड़ता था या अन्य स्कूलों में जाना पड़ता था। वो प्रकरण मेरे पास आया, मुझे वहाँ के सोमपाल नेगी जी उन्होंने बताया, पहले हमने वीडियो बनाई, सोचा एमएलए सरकार जाग जाए। वो वीडियो काफी हाईलाइट हुई, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुई बात, नहीं बनी बात। तो जो हमारे मित्र हैं सोमपाल नेगी जी और मैंने मिलके देहरादून के चक्कर काटे, डीएम जहां बोला विभाग ने कि अब ये पत्र वहां गया है, वहां विभाग ये पत्र गया है, इसमें बच्चों की संख्या कम हो गई। 2 बार हम फेल हुए पूरा सैंक्शन करवाने में, मतलब आखिरी स्टेज तक पहुंचने के बाद फिर से हमें रिवर्स फर्स्ट स्टेज से चालू करना पड़ा। तो 2 बार ऐसा हुआ, लेकिन फाइनली आपको मैं बताना चाहता हूं, अभी 2 महीने मतलब इसी सत्र से उन वहाँ के स्कूल में मैथ का विषय आ चुका है। अच्छा। और वहाँ के बच्चे अब गणित पढ़ेंगे। तो ये छोटे छोटे काम हमने बिना किसी पद पे रहे हुए, मैं कोई एमएलए नहीं हूँ, मैं कोई सांसद नहीं हूँ, ना मैं कोई प्रधान हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। और साधारण से व्यक्ति अगर इस तरीके के काम अपने संघर्षों से कर सकता है, एक टीम वर्क कर सकता है, तो अगर हम जनप्रतिनिधि बन जाएं तो जनप्रतिनिधि बन के तो हम और भी अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन विचार आता है मन में कि मुझे जनता ने एक नाम दिया, पहाड़ों का राही, बिल्कुल, हाँ, आपके यूट्यूब है चैनल ना? पे आपका एक नाम नाम दिया पहाड़ों का राही। हाँ। और वो नाम मुझे व्यक्तिगत किसी एक क्षेत्र ने, मेरे गांव ने, किसी एक जगह ने नहीं दिया, मुझे पूरे उत्तराखंड के लोगों से प्यार मिला, पूरे उत्तराखंड के लोगों ने प्यार दिया। अगर मुझे एमएलए बनना होता, विधायक बनना होता, तो मेरे लिए निर्दलीय चुनाव लड़ना बहुत आसान होता, बहुत ईजी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 7 साल से संघर्ष कर रहा है, हर दुख सुख में खड़ा है लोगों के, तो लोगों ने भी अपनी भावनाएं बनाई हुई है कि भाई ज़रूर। ये व्यक्ति हमारे साथ खड़ा रहा है। बिल्कुल। मेरे लिए एमएलए बनना बहुत ईजी था। मेरे को तो नाम पूरे उत्तराखंड वालों ने दिया है। अब पूरे उत्तराखंड की बात करूं मैं, तो पूरे उत्तराखंड को लेके चलना है तो आपको किसी न किसी दल से तो जुड़ना पड़ेगा। फिर मैंने रिसर्च किया, मैंने समझा, आशुतोष नेगी जी हमारे बड़े भाई हैं, वो उत्तराखंड क्रांति दल के 2024 में चुनाव लड़े थे सांसद का, उन्होंने अंकिता भंडारी के लिए इतना बड़ा मुद्दा उठाया। आशीष भाई से मेरी मुलाकात 2024 में हुई। उसके बाद धीमे धीमे हमारी वार्तालाप हुई और फाइनली आशुतोष भाई ने बोला, यार कुलदीप भाई आपको स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत है पार्टी को। और ये दल वही दल है जिसने उत्तराखंड बनाया है, ये दल वही दल है जिसने सालों से संघर्ष किया है, और ये वही दल है जिसके जो आपको जरूरत है, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सारे इसके जो प्रावधान है, जो इस दल के अपने अपने एजेंडे हैं, ये सारे फुलफिल करता है। तो आपको अब ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हमने दल ज्वाइन किया, आशीष भाई के साथ मिलके ग्राउंड लेवल पर हमने काम किया। हमने कुमाऊं संवाद यात्रा हमने करी, बहुत बिल्कुल। बढ़िया उसका आउटकम रहा। उसके बाद हमने गढ़वाल संवाद यात्रा करी, हमने गैरसैंण में आंदोलन हुआ जो विधानसभा घेराव का था। जनहित के हर मुद्दे पर आशीष भाई, मैं, आशुतोष नेगी जी, मेजर संतोष भंडारी जी, जितने भी हमारे प्रमुख चेहरे हैं, वो सब निडरता से खड़े रहे। उन्होंने लोगों की आवाज़ उठाई है और निरंतर आवाज़ उठा रहे हैं। और आने वाले टाइम पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता यूकेडी पे विश्वास करेगी। इस दल में जो लोग हैं, उन्होंने समर्पण दिखाया है जनता के लिए, उन्होंने काम किया है। अगर आशुतोष भाई की बात करें, अंकिता भंडारी के लिए अगर किसी व्यक्ति ने सच्चे दिल से सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है तो वो आशुतोष नेगी है। जनता इस चीज को भूल नहीं सकती। ये हर कोई जानता है कि अगर सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई तो वो आशुतोष नेगी है। बिल्कुल। कुलदीप रावत ने 7 साल तक धरातल पे काम किया। कोई चुनावी नेता नहीं है कि चुनाव में मोटा पैसा लेके आ गया और जनता के बीच पैसे बांट रहा है या जनता को प्रलोभन दे रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कुलदीप जन नेता है, उसने लोगों के लिए काम किया है, सालों से संघर्ष किया है, उसके बाद वो आया, तो इसलिए दल पे भी विश्वास लोगों का बन रहा है। आशीष भाई ने पूरा संघर्ष किया, हर किसी ने देखा उन्होंने कितने बुलंद तरीके से आवाज उठाई है। तो लोगों का विश्वास दल के साथ साथ जब उसमें अच्छे व्यक्ति आ गए तो और ज्यादा मजबूती से बन गया। हाँ यार, दे आर द लीडर्स, ये लीड कर रहे हैं यूकेडी को और इन पे विश्वास किया जा सकता है। तो दल का इतिहास हमारे पास है, दल में समर्पित लोग हमारे पास हैं, तो इससे एक बड़ी अच्छी मजबूती बनी है दल में, और निश्चित तौर पे आपको आने वाले टाइम पे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि आपका रुझान कैसे हुआ यूकेडी की मैंने तरफ? बताया ना आपको हाँ। कि मेरे को नाम दिया उत्तराखंड के लोगों ने पहाड़ों का राही। तो इसलिए आप हाँ, अब मुझे एमएलए बनना है तो मेरे लिए तो अपनी विधानसभा अलायंस जोन है, लेकिन मुझे नाम पूरे उत्तराखंड ने दिया है। अब मैं पूरे उत्तराखंड में तो चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन लड़वा सकते हैं। तो लड़वा तो किसी दल के माध्यम से पड़ेगा ना, किसी दल के माध्यम से लड़वाना चाहिए चुनाव। तो एक दल पकड़ना पड़ेगा। तो इस दल का इतिहास रहा,
इस दल ने संघर्ष किया है उत्तराखंड के लिए और इस दल का विजन क्लियर है, जल जंगल जमीन पे हमारे अधिकार होने चाहिए। सब कुछ हमने पढ़ा, सब कुछ एनालिसिस किया, किसने इस पार्टी को बनाया। उसके बाद हम जुड़े कि अगर पूरे उत्तराखंड का भला करना है, आपने पूरे उत्तराखंड के बारे में सोचना है व्यक्तिगत विधानसभा को छोड़कर, तो उत्तराखंड क्रांति दल ही एक ऐसा दल है जिसको लेकर आप पूरे उत्तराखंड में चल सकते हैं। तो ये मेरा एक सोच के साथ मैंने उत्तराखंड क्रांति दल किया कि पूरे उत्तराखंड के लोगों का भला होना चाहिए, सिर्फ मेरी विधानसभा नहीं, पूरे उत्तराखंड के लोगों का। तो जैसे उत्तराखंड क्रांति दल को मैं बहुत बचपन से जानती हूँ, ये आंदोलन के टाइम पे हम स्टूडेंट थे तो बहुत करीब से हमने देखा है। उत्तराखंड आंदोलन में जो सक्रिय भूमिका निभाई है वो उत्तराखंड क्रांति दल की है, इससे कोई भी मना नहीं कर सकता, सबने देखा है। लेकिन इतना होने के बाद जैसे ही राज्य बना, उत्तराखंड क्रांति दल मुख्य धारा की राजनीति से जैसे बहुत दूर हो गया। क्या कारण रहे? देखिए, जब एक परिवार होता है ना, तब परिवार में मनमुटाव होता है, ठीक है, और मनमुटाव को दूर करने का काम क्या होता है? कम्युनिकेशन नहीं हो पाया दल को मजबूत करने के लिए। जो मैंने एनालिसिस किया इतिहास में, दल को मजबूत 4 सीटें आई थी मेरे हिसाब से, बहुत बढ़िया एक उस टाइम पे वोट शेयर भी हमें मिला और 4 सीटें, अगर 4 लोग हमारे विधानसभा में पहुंचे, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन जो अन्य लोग हैं दल में, उनके बीच थोड़ा कम्युनिकेशन उस तरीके से नहीं बन पा रहा था जो आज की डेट में बन रहा है। आज की डेट में हम बात करेंगे तो माननीय जो हमारे अध्यक्ष जी हैं कुकरेती जी, उनसे मेरी डेली बात होती है। हमारे आशीष नेगी जी, उनसे मेरी बात होती है। आशुतोष भाई है, उनसे मेरी डेली बात होती है। कहाँ कमियां हो रही हैं? हम भी इंसान हैं, गलतियां हमसे भी हो सकती है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन उन कमियों को दूर कौन करेगा? उन्हें समझाएगा कौन? तो एक सीनियर होने के नाते सुरेंद्र कुकरेती जी मुझे समझाते हैं, वो मुझे बताते हैं कि बेटे तुम गलत कर रहे हो, ये चीज़ें। मैं उनकी बात को स्वीकार करता हूँ और उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि उत्तराखंड क्रांति दल की यही पहचान है, त्याग, तपस्या और बलिदान। तो उस भावनाओं को मैंने अपने अंदर लाया और जहाँ भी उन्होंने बोला कि बेटे गलत हो रहा है, वहाँ हमने त्याग दिखाया। और एक दोस्त होने के नाते आशीष नेगी मुझे अच्छा गाइड करते हैं जो है। तो कम्युनिकेशन की कमी रही इतिहास में। जो भी फैसले लिए इतिहास में, मुझे लग रहा है वो उस समय की विचारधारा, उस समय की जरूरत के हिसाब से लिए। कि लोग कहते हैं कि जी भाजपा में चले गए, कांग्रेस में चले गए। आप बताइए, आप एक नया घर बना रहे हैं, आपके पास घर तो आपने बना लिया है, ठीक है। नए घर में एकदम से तो पूरा सामान नहीं आएगा। जिस दिन आप शिफ्ट हो जाओगे, आपको कई कमियां लगेगी। बिल्कुल। आपके बगल में एक पड़ोसी है, आप किससे मदद मांगोगे? आप कुछ दिन तो पड़ोसी के साथ एडजस्ट करोगे, क्योंकि नया नया घर बना है। ऐसे हमारा नया नया उत्तराखंड बना था। इसके पास संसाधन नहीं थे, इसके पास पैसा नहीं था। एक चुनाव करवाने में करोड़ों रुपए खर्च होता है। अगर उत्तराखंड क्रांति दल उस समय साथ नहीं देती भाजपा का, जब सरकार बनी थी, अपनी मांगों को लेके, अपनी शर्तों को लेके, या कांग्रेस का साथ नहीं देते अपनी शर्तों को लेके, तो शायद ये उत्तराखंड और नीचे डाउन हो जाता। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं उन लोगों से जो ये बात कहते हैं, वो इतिहास उठा के देख लीजिए। 2002 से लेके 2012 तक उत्तराखंड में जितना अच्छा विकास हुआ, 2012 से लेकर अब तक का आप इतिहास उठा के देख लीजिए। दोनों कंपैरिजन कर लीजिए उन वर्षों के बीच में। 2002 से 2012 तक बहुत अच्छा विकास हुआ, उसके बाद डाउन होता गया। कारण क्या रहा? उत्तराखंड क्रांति दल का कोई भी एमएलए, कोई भी विधायक सदन में नहीं था। नहीं, लेकिन सिर्फ सदन में ना होना, वो धरातल पर भी मुझे लगता है कि उस अकॉर्डिंग नहीं दिखे जिस हिसाब से होना चाहिए था। जैसे कि जनता ने उन पे विश्वास जताया। पहले 4 एमएलए, आप ही अभी कह रहे हैं 3 एमएलए भी रहे हैं और वो सरकार में रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता के बीच में एक होता है, क्योंकि आप सत्ता में हैं या नहीं है, लेकिन आज भी आप सत्ता में नहीं है, पर धरातल पर और आपकी मौजूदगी दिख रही है। ऐसा तब नहीं था। मौजूदगी दिख रही है। दिख कैसे रही है? मीडिया के माध्यम से, आप जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग हमें मौका दे रहे हैं अपनी बात रखने का। उन लोगों के पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, मीडिया कवरेज देने के लिए तैयार नहीं है, अखबार हेडिंग्स में नाम देने के लिए तैयार नहीं है। जनता के बीच वो अपनी बात कैसे रखेंगे? आज अगर जनता के बीच में अच्छी बातें जा रही है, जनता के बीच में इतिहास की बातें जा रही है, तो मीडिया के माध्यम से जा रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से जा रही है। आज भी नेशनल मीडिया में कवर नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी हैसियत नहीं है नेशनल मीडिया को पैसा देने की। तो पेड इंटरव्यू होता है। आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो पेड इंटरव्यू थोड़ना है, ये तो आपने मुझे स्वतः 3-4 बार कॉल करके बुलाया है। तो वही चीज है, जनता के बीच संवाद कैसे हो। हमने जो गढ़वाल यात्रा, कुमाऊं यात्रा, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि उत्तराखंड क्रांति दल के इतिहास, और इतिहास में अगर किसी ने को लग रहा है कि गलतियां हुई है, तो हमसे आके पूछिए।
हमसे आके बताइए कि क्या गलतियाँ हुई और हम उसका जवाब देंगे कि ये गलतियाँ नहीं, ये एक समझौता था उत्तराखंड के भविष्य के लिए, बेहतर बनाने के लिए, जो जनता नहीं समझ पाई और उत्तराखंड क्रांति दल समझा नहीं पाया। लेकिन अब उत्तराखंड क्रांति दल समझा रहा है, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इसलिए लोग हमसे जुड़ रहे हैं। 2027 में यूकेडी अपने आप को कहाँ देखती है? देखिए 27 बोलिए या 26 बोलिए, क्योंकि चुनाव हो सकता है 26 में भी हो जाए। अभी तो हम एक जनरल कॉन्सेप्ट हाँ, लेके चल जनरल रहे हैं कि छ 2027 में 27 होना है। अब वो होने को प्रशासन हाँ, कब लेकिन करवाए? अभी बीच में एक न्यूज़ में हेडिंग आई थी कि शायद इसी साल के एंड तक चुनाव हो जाएंगे, है ना? 26 हो या 27, हमारा क्लियर लक्ष्य है कि लड़ाई उत्तराखंड को बचाने की लड़नी है। जब राज्य बचाने की लड़ाई इस दल ने लड़ी थी, तब भी लोगों का जनसैलाब इनके साथ था। बेशक राजनीतिक तौर पर ना रहा उतना, लेकिन आंदोलन के तौर पर रहा। अब लड़ाई है उत्तराखंड बचाने की। बनाने की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, उत्तराखंड बनाया उन्होंने, लेकिन अब राज्य बचाने की लड़ाई है। और बचाना क्यों है? क्योंकि हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है। आप एक दल भाजपा, कांग्रेस या अन्य भी दल है, एक दल ऐसा बता दीजिए जो गांव में जब जाता होगा, प्रचार करता होगा, संस्कृति की बात करता होगा। आप मेरी वीडियोस देखना, मेरा प्रचार देखना, आशीष नेगी जी का वीडियो देखना, उनके प्रचार देखना। हम गांव में जाते हैं, थड़ा चौपला लगाते हैं। भाषण तो और कोई देके चला जाता है, वही भाषण भाजपा वाला देके जाएगा, वही कांग्रेस वाला देके जाएगा, वही यूकेडी वाला देके जाएगा। लेकिन कल्चर की बात कौन कर रहा है? हम जाते हैं, भाषण भी देते हैं, लोगों को समझाते हैं, उसके बाद मातृशक्ति से बोलते हैं लगाइए थड़े गीत, क्योंकि ये लुप्त हो गए। बांजा बुरेसी, लाली, बौ गीत, ये इतने सारे हमारे गीत हैं। हम तो दो ही गीत बोलते हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी या जौनसारी, तीसरा नाम हम जौनसारी ले लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक्चुअल में इन गीतों में जो छोटे छोटे शब्द थे, जैसे मैंने बोला लाली गीत, बौ गीत, हमारे बांजा बुरेसी गीत, ये बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो मुझे भी नहीं पता थे 2019 से पहले। लेकिन जब हम गांव-गांव में गए, कल्चर को हमने समझा, तो अब हमें पता है। तो हम जो है अपने कल्चर को संरक्षित रखना चाहते हैं। 2027 का वही विजन लेके चल रहे हैं। हम लोगों को वही समझा रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये सांस्कृतिक दल है। और अपनी संस्कृति जीवित तभी रहेगी जब अपने लोग सत्ता में रहेंगे। आप अगर 27 में हमें मौका देते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारी संस्कृति भी जीवित रहेगी, प्लान पे काम होगा, रोजगार पे काम होगा, और बहुत से ऐसे माध्यम है कि पहाड़ों में ही अच्छा खासा रोजगार पैदा किया जा सकता है। तो 2027 का विजन हम सत्ता पाने के लिए नहीं, उत्तराखंड बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार हो, ये सोचकर हम लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे 2027 में हम इन अधिकारों को अपने लोगों को दिलवाएंगे। जल जंगल पर जमीन पर उनका अधिकार होगा, पहाड़ों में रोजगार होगा, पहाड़ों में अच्छी शिक्षा व्यवस्थाएं होगी। बाकी वो कैसे होगी ये आपको पता ही है। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि हमारी सरकार बनेगी, इतनी सीटें आएगी, वो बड़े नेताओं वाली बातें नहीं करना चाह रहा। लेकिन लोगों को हम उनका अधिकार दिला के रहेंगे। लोगों ने जो इस उत्तराखंड का सपना देखा है, वो सपना उनका हम पूरा करके रहेंगे। ये लोगों ने भी तय करना है कि कैसे वो हमसे करवाना चाह रहे हैं, ये लोगों ने तय करना है। अगर मैं आपसे पूछूं 2027 में आपके टॉप 5 विजन क्या होंगे? किन 5 चीजों को लेकर आप, मैं ये नहीं कहूंगी कि आज ही आप 50 चीजें कर लें, लेकिन अगर मैं आपसे ही पूछूं टॉप 5 जो विजन है आपके, या जो भी आपकी लिस्ट में होंगे टॉप में, वो क्या है? देखिए हमारा जो भी एमएलए बनेगा, पहाड़ से खासकर स्पष्ट रहेगा, आप गांव में रहोगे, आपके बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ेंगे। अच्छा। एजुकेशन पे काम तभी हो पाएगा जब एमएलए के बच्चे गांव में रहेंगे, एमएलए के बच्चे उसी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। आज एजुकेशन सिस्टम खराब नहीं है। हम लोगों की जो सोच है, चाहे उसमें मेरी पत्नी हो, चाहे दूसरों की पत्नियां हो, जो हमारी माताएं बहनें हैं, एक्चुअली सोच एक बन गई है कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है और प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई होती है। उसका कारण क्या है? जब हमारे एमएलए, हमारे अधिकारी, खुद शिक्षक इस सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, बट उसके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, तो एक मानसिकता सेट हो गई, अरे यार फलाने के बच्चे तो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, मतलब प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकारी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई हो रही है। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। आईएएस मंगेश घंटियाल जी, इतना बड़ा नाम है, सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। और इस देश के जितने भी टॉप लोग हैं, सब सरकारी संस्थाओं से पढ़े हुए हैं। चाहे उसमें हमारे योगी आदित्यनाथ जी हों, वो भी सरकारी संस्था से पढ़े हुए हैं। तो जब सरकारी स्कूलों से पढ़ के आप एक मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एक आईएएस अधिकारी बन सकते हैं, तो कैसे कह सकते हैं हम सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं खराब है? दिक्कत क्या है? मानसिकता में बदलाव आ गया। तो फर्स्ट काम होगा एजुकेशन पे। हमारे सारे एमएलए के बच्चे गांव में पढ़ेंगे, लोगों की मानसिकता में अपने आप परिवर्तन आएगा। अरे विधायक का बच्चा तो गांव में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, मतलब कुछ तो
अच्छा होगा, है। अच्छा होगा और व्यवस्थाएं अपने आप सुधर जाएगी। एजुकेशन सिस्टम उसी दिन सुधर जाएगा जिस दिन विधायक के बच्चे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। पहला काम हमारा ये रहेगा एजुकेशन पे काम करना। दूसरा, रोजगार की बात आती है। रोजगार, हम ये नहीं कह रहे हम बड़ी बड़ी आईटी कंपनी खोल देंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा देंगे, छोटी छोटी चीजें हैं। पानी की हम बात कर रहे हैं, मिनरल वाटर बाहर से आ रहा है पहाड़ों की तरफ, लेकिन जबकि यही मिनरल वाटर यहाँ से बह रहा है, मिनरल वाटर बह रहा है, क्या यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट पानी के नहीं लगाए जा सकते थे जिला स्तर लेवल पर जो है? आज हमने वो जो एग्जाम्पल हम जगह जगह न्यूज में, मीडिया में, मंचों से कह रहे थे, एक भाई ने उस बात को स्वीकार किया और आपको भी और पूरे उत्तराखंड वालों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। नैनी डांडा के लैंसडाउन विधानसभा के नैनी डांडा क्षेत्र से एक भाई ने मिनरल वाटर सप्लाई करना शुरू कर दिया है। मतलब वो पहाड़ से पानी सप्लाई कर रहा है बाहर। अब देखिए, हमने रास्ता दिखाया, हमने सोच दिखाई, उस भाई ने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। यही काम क्या सरकार भी नहीं कर सकती? छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए पानी, हमारे पास करोड़ों रुपए का पानी है, बिल्कुल। तो रोजगार पे काम किया जाएगा। खेती के लिए एक ऐसी नीति बनाई जाएगी। आज की डेट में आप देखिए खेत बंजर क्यों हो रहे हैं? कारण ये नहीं कि किसान खेती नहीं करना चाह रहा, कारण ये है कि उसके आगे पीछे पूरा जंगल बन गया है। खेत पूरे सराउंडेड है जंगल से, और जहां भी खेती अच्छी होगी वहां आप देखोगे वहां जंगल नहीं होगा, मतलब जंगल दूर ही होगा, खेतों के आसपास जंगल नहीं होगा। तो खेतों के लिए एक स्पेशल नीति बनाई जाएगी कि किसान अगर खेती कर रहा है उसको सोलर फेंसिंग की व्यवस्था दी जाएगी। पूरे के पूरे गांव में जितना भी खेत का एक चेक है उसमें चकबंदी के माध्यम से एक पूरा का पूरा सोलर फेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी। रोजगार का, मतलब मैंने दो ऑप्शन आपको अभी बताए, रोजगार के, खेती और पानी। ऐसे हमारे पास बहुत सारे आइडियाज हैं जो हम इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे पेड़ हैं जिनकी कीमत करोड़ों में आती है। हमारे पास ऐसे ऐसी चीजें, औषधियाँ जिनको हम यहाँ उत्तराखंड में लगा सकते हैं। पौड़ी में एक भाई जो है मशरूम बेच रहा है 32,000 रुपए किलो, शायद लगभग 32,000 रुपए किलो बेच रहा है ना। वो और जगह भी इंप्लीमेंट की जा सकती है। जमरिया एक जगह है, बेरूखाल में जमरिया एक जगह है, वहां पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी है। क्या किसी एमएलए ने, उत्तराखंड के किसी सांसद ने उस फैक्ट्री के मालिक से बात करी कि भाई एक फैक्ट्री और लगा दो पहाड़ों में, मैं तुम्हें पैसा भी दूंगा, इन्वेस्टमेंट भी करूंगा, एक फैक्ट्री और लगा दो? नहीं, वहाँ कमीशन की बात करना, मुझे उन्होंने खुद बताया कि कमीशन की बातें करने लग जाते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। रोजगार की, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात आती है। पहाड़ में पहली आदमी शुद्ध हवा लेने आ रहा है, सब हर किसी को अगर कोई बीमार है, मुझे लग रहा है शुगर का बीमार है, हाई बीपी है, कुछ भी चीज़ें, तो पहाड़ में आता है अपने आप को फिट करने के लिए। शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज अपने आप हो जाती है क्योंकि सड़क एकदम दूर वो पास नहीं है, तो थोड़ा बहुत चलना फिरना भी पड़ता है, ठीक है। तो स्वास्थ्य में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन जो मुख्य चीज़ है वो है गर्भवती महिलाएं। बीमार तो आदमी रोज रोज नहीं हो रहा, ठीक है, रोज तो बीमार नहीं हो, कभी कभार हो रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत चला जाएगा, रामनगर चला गया, काशीपुर चला गया, कोटद्वार आ गया। लेकिन जो मुख्य प्रॉब्लम आती है वो गर्भवती महिलाओं को आती है, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। प्रत्येक ब्लॉक में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्थाएं की जाएगी। एक महिला आज आप देखोगे 250-250 किलोमीटर दूर आके अल्ट्रासाउंड कराती है। अब बिल्कुल, मेरे आए दिन हम सुनते भी हैं हैं न्यूज़ में, और कई केसेस, कई मिसहैपनिंग भी हो जाती है उनके बहनों साथ। ने मुझे बताया व्यक्तिगत हुँ, कि भाई मेरा बच्चा पेट में ही मर गया, कारण क्योंकि सड़कों की हालत खराब है, 250 किलोमीटर दूर अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ रहा है। तो स्वास्थ्य के लिए देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे, स्पष्ट बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो हमारी महिलाओं को है, जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, ये नहीं कि किसी को चोट लग रही है, चोट के लिए भी उसको जो है तुरंत रेफर कर दिया जा रहा है, ठीक है। छोटी छोटी चीजों के लिए तो कम से कम वहाँ पे व्यवस्थाएं बनाई जा सकती है स्टार्टिंग लेवल पर। अच्छी व्यवस्थाएं तभी बनेगी जब सरकार बड़े लेवल पर आएगी, हमारा बजट बड़ा होगा, हमारे पास, सरकार के पास पैसा होगा, तो अच्छा इंप्लीमेंटेशन होगा। लेकिन हम एक छोटी सी सोच बताई मैंने अपनी कि महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था पहाड़ों में की जाएगी। ये तीसरी सोच मेरी लेके चल रहा हूँ। चौथी सोच, जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार। आज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है पेड़ लगाए जा रहे हैं, वन विभाग के माध्यम से पेड़ लगवाए जा रहे हैं, और फिर उन पेड़ों को ही लगवाकर बोल दिया जा रहा है कि ये आपका क्षेत्र नहीं है, इस पे अब आपका अधिकार नहीं है, ये जंगलात वालों की जमीन है। अब आप रोड भी नहीं ले जा सकते। जितने भी उत्तराखंड में जंगल हैं ये हमारे पूर्वजों ने लगाए हैं, बिल्कुल। अपने आप तो उग के नहीं आए, अपने आप तो एक घास आई है अमेरिका से जिसको कोई जहरीली, रेंटाना। हाँ हाँ, वो घास आई है अपने आप तो। बाकी तो हमारे पूर्वजों ने तो जंगल खुद पेड़ लगाए हैं। आज उन पेड़ों को काटने के लिए, अपने गांव में सड़क ले जाने के लिए
इनकी मिन्नतें करनी पड़ती है, सालों सालों तक इंतजार करना पड़ता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जंगल, हमारी जमीन पर उन पर हमारा अधिकार नहीं। आज आप पहाड़ों में जाएंगे, कितनों के घर लकड़ी के बने हुए हैं, कितनों के बने हैं, मुश्किल से। मुश्किल ईंट के बन रहे हैं, सीमेंट के बन रहे हैं। लेकिन आप जौनसार साइड जाना, आपको 90% घर जो है लकड़ी के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्हें जो है उनका अधिकार मिला हुआ है, उन्हें एसटी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन हमें नहीं मिला। तो जब तक जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार नहीं होगा, तब तक हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते। हम अपनी जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे सड़क की बात हो, चाहे एक स्कूल ही भी बनाना हो, हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो ये चौथी चीज मैंने बता दी है। पांचवी चीज स्पष्ट है, राजधानी गैरसैंण। ये लास्ट में इसलिए बोली क्योंकि सारी समस्याओं का निचोड़ एक ही है, हमारा विधायक, हमारा मुख्यमंत्री पहाड़ में बैठेगा, पहाड़ से ऑर्डर करेगा। आपको लगता है गैरसैंण राजधानी बनने से हमारे उत्तराखंड की समस्याओं को समाधान मिलेगा? अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज जो मैंने एनालिसिस करी, मतलब पहले नहीं, हर बिल्कुल। किसी को लगता है ना, अभी गैरसैंण में सत्र चला, हम तो वहाँ आंदोलन करने के लिए गए थे, है ना। तो मैंने लोकल दुकानदारों से पूछा कि भाई कितनी सेल हुई है। कह रहा भाई साहब सेल इतनी हुई है कि हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। है ना, जो वहाँ पानी की बोतलें तक है वो तक नहीं मिल पा रही है, कर्मचारी भी परेशान है, पानी नहीं मिल रहा है। ठीक है, पूरे के पूरे रूट में कहीं से कोई एमएलए आ रहा है, कहीं से कोई अधिकारी आ रहा है, वो आ रहा है तो कहीं चाय भी पी रहा होगा, कहीं नाश्ता भी खा रहा होगा, कोई अपनी फैमिली को भी ला रहा है। तो जब 3 दिन के सत्र में पूरे पहाड़ में करोड़ों रुपए का व्यवसाय पैदा हो गया सिर्फ 3 दिन के सत्र से, तो सोचिए अगर परमानेंट ही वहां राजधानी बन जाएगी तो कितना रोजगार पैदा हो जाएगा। लोगों के होटल खुलेंगे, लोगों की दुकानें खुलेगी और हर किसी की दुकान चलेगी। चार धाम यात्रा पे ही क्यों डिपेंड रहे हम? बिल्कुल। चार धाम यात्रा पे गढ़वाल रीजन तो डिपेंड है। लेकिन अगर ये बात आपके समझ आ सकती है, हम्म छोटी सी बात है हाँ। कि गैरसैंण में 3 दिन सत्र चला और वहां पे कमाई बहुत अच्छी हो बहुत गई, अच्छी हो लोगों गई। का एक मतलब सीधी सी बात है कि आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो क्यों वहां से नीचे आएगा कोई। तो क्या ये हमारी सरकार को समझ नहीं आ रहा है? देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ ना, सरकार दिल्ली से चलती है। जिस दिन सरकार पहाड़ से चलेगी ना, और वो पहाड़ से तभी चल पाएगी जब राजधानी गैरसैंण बनेगी, है ना। और हमारे पूर्वजों ने कोई अनपढ़ नहीं थे वो जो है। आप पुराने लोगों के चाहे घर बनाए हुए देखें, चाहे उनकी कोई भी चीजें देख लीजिए, वो बड़े सोच समझ के उन्होंने प्लान किया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया है। ये चीजें तो हम भी नहीं कर सकते आज। अगर आज आप मेरी बात करते, मैं उस टाइम पे ये आज की स्थिति बैठी होती, तो शायद गैरसैंण की कोई बात ही नहीं करता। हर किसी को आरामदायक चीजें चाहिए, गाड़ी वाली चीजें चाहिए, लेकिन उन लोगों ने संघर्ष किया और सोच समझ के गैरसैंण की बात करी कि कोई भी फैसले लिए जाएंगे पहाड़ की चोटी से लेके किए जाएंगे, ताकि जो धारा विकास की बहेगी वो पहाड़ से नीचे की तरफ बहेगी। आज की डेट में जो विकास की धारा बह रही है, देहरादून से दिल्ली की तरफ बह रही है। आप देखिए ना, देहरादून से दिल्ली 2.5 घंटे में पहुंच जा रहे हैं, वाकई में वो सड़क। लेकिन देहरादून से देहरादून में ही 2.5 घंटा लगा। हाँ, लेकिन वाकई में वो दिल्ली से देहरादून वाकई में 2.5 घंटे में जा रहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहाड़ से देहरादून आना, पहाड़ से जो है रामनगर आना, या पहाड़ से ही पहाड़ एक दूसरी जगह जाना, वहां आदमी 6-6, 7-7 घंटे, उस दूरी को कम कैसे करें? उस दूरी को कम करने के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं, उस दूरी को कम करने के बारे में किसी ने कभी बात ही नहीं करी है। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हमारा एमएलए, हमारा विधायक, हमारा मंत्री, हमारा मुख्यमंत्री जिस दिन पहाड़ में बैठ जाएगा, पहाड़ के लिए नीतियां बनेगी, और जब निश्चित तौर पे पहाड़ के लिए नीतियां बनेगी तो हरिद्वार वालों को भी फायदा होगा, उधम सिंह नगर वालों को भी फायदा होगा। ये राज्य बना था पहाड़ के लिए, ये राज्य बना था पहाड़ के लिए। आज भी आप किसी भी न्यूज पोर्टल में आप उठाकर देख लीजिए, पहाड़ी राज्य बोला जाता है। पहाड़ी राज्य में चुनाव होने हैं, उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, ये साफ और स्पष्ट बोला जाता है, क्योंकि भाई पहाड़ी राज्य का दर्जा मिला है हमें जो है। तो अगर पहाड़ का विकास हुआ, पहाड़ी राज्य के आधार पर इस उत्तराखंड की परिकल्पना हुई, ये उत्तराखंड बना हुआ, तो क्या हरिद्वार और उधम सिंह नगर को फायदा नहीं हुआ? तो अगर पहाड़ का विकास होगा तो निश्चित तौर पे हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लोगों को भी फायदा मिलेगा। पहाड़ से अगर पानी की अच्छी धाराएं बहेगी, वहां के अगर स्रोत अगर जीवित रहेंगे, पानी वहां से कंटिन्यूअसली आता रहेगा, तो पानी पीने के लिए उधम सिंह नगर और हरिद्वार के लोगों को भी मिलेगा। तो निश्चित तौर पे उच्च हिमालय, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय, ये परिकल्पना लेके हम चल रहे हैं। 3 हिमालय हमारे हैं, और इसी भावना को लेके प्रत्येक लोगों के पास हम जा रहे हैं उत्तराखंड के, चाहे वो मध्य हिमालय का हो, चाहे निम्न हिमालय, चाहे उच्च हिमालय, और जय पहाड़ी के नारे को बुलंद कर रहे हैं। और 5वां तो हम सबसे पहले ही करेंगे। मैंने लास्ट में इसलिए लिया क्योंकि सरकार बनते ही हमारा तो प्रण है कि शपथ हम गैरसैंण से ही लेंगे, तो इसलिए मैंने 5वां सबसे लास्ट में लिया, लेकिन इम्प्लीमेंट ये सबसे पहले होगा। आपको लगता है जो आपका जो नारा है जय पहाड़ी, वो कहीं ना कहीं प्लेन्स वालों की जो भावनाएं उनको आहत करता है कि भाई ये पहाड़ी की ही जय हो रही है, हम तो
प्लेन्स में जो हमारा उधम सिंह नगर और हरिद्वार वाला क्षेत्र भी आता है उसमें? अच्छा, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जो मैंने जाके देखा, सारे तो उत्तराखंड के लोग रह रहे हैं, सारे पहाड़ों के लोग रह रहे हैं। 50% के लगभग मुझे लग रहा है पहाड़ों के लोग रह रहे हैं, ठीक है। और 50% वो लोग रह रहे हैं जो बहुत पहले आके यहाँ बस गए थे, मूल निवासी है वो, ठीक है। मैं नहीं कहूंगा कि वो बाहरी है, वो मूल निवासी है, बहुत पहले आके कोई, क्योंकि तब यूपी था तो यूपी के हिसाब से वो यहाँ बसे हुए थे, ठीक है, वो बसे हुए हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ ये पहाड़ी राज्य है, ये पहाड़ी राज्य है, तो मैं तो पहाड़ जिस परिकल्पना हुई जिस नाम से उसकी जय बोल रहा हूँ। तो पहाड़ में कौन रहते हैं आप बताइए, पहाड़ में कौन रहेंगे फिर? पहाड़ी लोग। पहाड़ी रहेंगे। तो वो पहाड़ी है, वो पहाड़ी ही है। मैंने क्या बोला, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय, वो निम्न हिमालय में रह रहे हैं, लेकिन है वो भी पहाड़ी। भाई जब आप पहाड़ी राज्य में रह रहे हो तो आप पहाड़ी हो, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है कि मैं देसी हूँ, मैं प्लेन्स वाला हूँ, ये शब्द आएगा ही नहीं। जिस दिन उन लोगों को समझ में आ जाएगी, उन लोगों को इस नारे का मतलब भी समझ में आ जाएगा कि भाई ये हमारी भी जय कर रहे हैं, ये हमारी भी जय कर रहे हैं। तो भड़काने वाली चीजें भाजपा कांग्रेस इस चीज को, नारे को लेके कर रही है, लेकिन हम उन लोगों को कहना चाहते हैं आप हमारे भाई हो, आप पहाड़ी हो और आप पहाड़ी राज्य में रह रहे हो, और हम दोनों मिलकर इस राज्य को संवारेंगे, इस राज्य को अच्छा बनाएंगे, पहाड़ का विकास करेंगे। और जब पहाड़ की धारा अच्छी बहेगी तो निश्चित तौर पर हर किसी का विकास होगा। पहाड़ से शुद्ध हवा आएगी तो हरिद्वार को भी फायदा होगा और उधम सिंह नगर को भी, सबसे पहले इन दोनों को ही मिलेगी, सबसे पहले इन दोनों को मिलेगा। पहाड़ के जंगलों में आग लग रही है, दूषित हवा आ रही है, तो सबसे पहले किसको मिल रही है? हरिद्वार और उधम सिंह नगर। दिल्ली में तो बाद में जा रही है, पहले इन दोनों को झेलना पड़ रहा है। तो पहाड़ से अगर कोई भी विकास की बात होगी तो दोनों को फायदा होगा, और इस नारे को लोग धीमे धीमे एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मेरे को जो है यूपी का, मतलब पुराने थे वो, 75 के अराउंड, वही पहले से यहाँ बसे हुए हैं। एक दिन अचानक से मुझे मिल गए देहरादून में, तो कह रहे भाई जी नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार। कह रहे कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं वैसे रहने वाला यूपी का हूँ, बट 1975 से यहाँ बस गए। तो मैंने कहा जय पहाड़, तो उन्होंने कहा जय पहाड़ी। तो मैंने कहा आपको कोई आपत्ति नहीं है ऐसा? अरे कह रहा हम पहाड़ी हैं भाई, इसमें दिक्कत, और कह रहे पहाड़ी होने पर तो गर्व महसूस होता है। जहां मैंने अपने ऊपर पहाड़ी टैग लगा दिया, मेरे पे विश्वसनीयता और बढ़ गई है। कोई भी मेरे पे जो विश्वास करने वाला है उस पे 10% और बढ़ गया है। तो कह रहा पहाड़ी लगाने से तो हमें फायदा हो रहा है, तो हम क्यों ना लगाएं जो है। तो लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे आप देख लेना हरिद्वार और उधम सिंह नगर से भी यूकेडी की भरपूर सीटें आएंगी जो है। अभी जो आपने मुझे उदाहरण दिया वो दिया कि कोई यूपी से थे जो जय पहाड़ जय पहाड़ी। एक उदाहरण मैं भी आपको देती हूँ। आपके लंसडाउन के विधायक हैं दिलीप रावत जी, उन्होंने भी कुछ दिन पहले, मैं उनका एक वक्तव्य सुन रही थी, सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ कि बाल बच्चा नोएडा, दिल्ली और बुराड़ी, और बात का नाची जय पहाड़ जय पहाड़ी। तो ये तो हमारे पहाड़ के ही विधायक हैं, फिर इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि दिलीप रावत जी ने वो बयान बिल्कुल सोच समझ कर दिया। उन्हें लगा कि मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे इस नारे को और बल मिले। वो कट्टर पहाड़ी है, उन्होंने लगा कि कुछ ऐसा कर दूं जिससे इस नारे को और बल मिले, वरना वो लिख के लाए थे उस नारे को, वो उस नारे को लिख के लाए थे, ठीक है, कि ये बोलना है। तो मुझे लग रहा है कि वो कट्टर पहाड़ी है और उन्होंने जानबूझ के नारा दिया हमें जो है। ऐसा क्यों? ताकि एक नारा, और जय पहाड़ी तो चल ही रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक नारा और लगे, वो है दिल्ली, नोएडा और बुराड़ी, जय पहाड़ जय पहाड़ी जो है। उन्होंने जानबूझ के हमें एक नारा दिया, क्योंकि है तो वो भी पहाड़ी, उनका घर पहाड़ों में है, बेशक वो रह नहीं रहे, लेकिन मूल तो उनका पहाड़ी है, ब्लॉक प्रमुख बने हो वहाँ पहाड़ों से जो है, तो लगाव तो होता ही है। तो हर किसी, कभी भी उन्होंने इतिहास में, उन्होंने कभी उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में कोई गलत नहीं बोला, मेरे बारे में कभी कोई गलत नहीं बोला। अगर आप उनसे व्यक्तिगत भी पूछोगे तो वो यही बोलेंगे कि संघर्षशील आदमी है कुलदीप रावत। अच्छा, विधायक साहब दिल के बुरे नहीं है, कर्म के बुरे हो सकते हैं। क्योंकि कर्म इसलिए, क्योंकि भाई एक एमएलए बनने के बाद आपके कर्मों की पहचान होती है कि आप कैसा काम कर रहे हैं। तो विकास कार्यों में वो बुरे हो सकते हैं, लेकिन दिल के बुरे नहीं है, दिल उनका साफ है। वो स्पष्ट मैं हर जगह कहता हूँ कि दिल उनका साफ है, लेकिन विकास के मामलों में उस लेवल का वो कर नहीं पा रहे। और कहीं ना कहीं उसका मुख्य जो कारण रहा, उनके चारों तरफ सराउंडिंग जो लोग हैं। और ये बात मैं उनके मुंह पे 10 बार बोल चुका था कि विधायक साहब आप अच्छे आदमी हैं, लेकिन आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं ये आपको भ्रमित करते हैं। और निश्चित तौर पे जब एक लीडर बनता है ना, तो वो लीडर वो काम नहीं करता, उसके सराउंडिंग लोग काम करते हैं। आज देश की सरकार असली कौन चला रहा है? अमित शाह जी चला रहे हैं,
मोदी जी इज द फ्रंट फेस, लेकिन जो सरकार चला रहा है वो अमित शाह जी चला रहे हैं, उनके सराउंडिंग में जो लोग हैं। तो सेम हमारे एमएलए साहब के साथ भी मैंने समझाया, नहीं समझे, लेकिन उन्होंने जो नारा दिया ये सोच समझ के दिया, दिल्ली, नोएडा और बुराड़ी। और धन्यवाद करना चाहता हूँ इस नारे के लिए मैं उनका, कि उन्होंने हमें एक ऐसा नारा दिया। जयपाड़ जयपाड़ी तो चल ही रहा था, लेकिन अब पूरे प्रदेश में, और ये नारा अब प्रदेश से बाहर भी गूंज रहा है, नोएडा में भी गूंज रहा है, दिल्ली में भी गूंज रहा है, बुराड़ी में भी गूंज रहा है, और सम्मेलन हो रहे हैं। आपको फायदा हुआ है इस नारे से या नुकसान? 100% फायदा हुआ है, यूकेडी को 100% फायदा हुआ है। हाँ। और हम तो चाह रहे हैं कि मैं दलीप राव जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरीके की बातें और बोलें, आप इस तरीके के बयान और दें, और यूकेडी के खिलाफ जो जितना जहर उगलेगा उतना यूकेडी को फायदा होगा। महेंद्र भट्ट जी रात के 11-12 बजे करीबन कल परसों इन्होंने एक मैसेज डाला फेसबुक के कि मैं देखना चाहता हूं यूकेडी कितने विधानसभा सीटों पर लड़ेगी और ये जीत के किसकी गोद में बैठेगी। ठीक है, आप एक प्रदेश के अध्यक्ष हैं और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के, शायद देश क्या, मैं तो कहूंगा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की है, एक प्रदेश अध्यक्ष है। ऐसी क्या दिक्कतें आ गई कि आपकी नींद हराम हो रखी है और सोने के टाइम पे आप फेसबुक पे मैसेज डाल रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल जमीन पर काम कर रही है, उत्तराखंड क्रांति दल जमीन पर लोगों से जुड़ चुकी है, और अब ये सीधे मुंह यूकेडी को बयान देने लग गए। और जितना ये यूकेडी के खिलाफ बयान देंगे उतना हमें फायदा होगा, उतना उनको रिप्लाई करने में हमें मजा आएगा। हम तो चाह रहे हैं कोई हमें तो अटैक तो करे, तब हम काउंटर अटैक करेंगे, कोई हमें भी तो पूछे, है ना। महेंद्र भट्ट जी से याद आया, जैसे अभी आपने उनकी बात ही लाई, अभी पीछे उनका एक पॉडकास्ट मैं देख रही थी, उसमें उनका कहना था कि जो यूकेडी, तो कहाँ है यूकेडी, सिर्फ सोशल मीडिया पे उसकी शोबाजी है, धरातल पर तो कहीं दिख ही नहीं रही है। कितने सहमत हैं आप इस बात से? मैंने बोल तो दिया, उनके नींद में भी यूकेडी आ रही है। जो आदमी नींद छोड़ के रात के 12 बजे मैसेज कर रहा है, इसका मतलब नींद में भी उनके यूकेडी आ रही है। जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के मन में रात के 12 बजे यूकेडी आ रही है, तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि यूकेडी धरातल पे कितनी है। उन्होंने कभी रात के 12 बजे कांग्रेस के खिलाफ तो नहीं लिखा होगा, या आम आदमी पार्टी के बारे में नहीं लिखा होगा, लेकिन यूकेडी के बारे में जरूर लिखा। मतलब सपने में भी उनके यूकेडी आ रही है। अब तो धरातल पर यूकेडी है, ये खुद प्रदेश अध्यक्ष बता चुके हैं भाजपा के, हमें बताने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके के बयान आते रहे, हम स्वागत करेंगे ऐसे बयानों का। तो कुलदीप जी, पर्सनल मैं एक ऑनेस्टली, मतलब ईमानदारी से मैं आपसे एक जवाब जानना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, बीजेपी इतनी आज की डेट में, मुझे लगता है धन बल हर तरफ से बीजेपी एक बहुत मजबूत है, संगठन के रूप में आप देखें, आर्थिक रूप से आप देखें, बीजेपी विश्व की पार्टी है, सबसे बड़ी है, तो आप कह ही रहे हैं। तो बीजेपी कांग्रेस जैसी पार्टियों के सामने उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल, आपको लगता है कि आप पार पा पाएंगे? कुमाऊं यात्रा हमारा लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा हुआ। पार्टी ने हमें 1 रुपए नहीं दिया, 1 रुपए नहीं दिया, दल में है ही नहीं तो देंगे का। लेकिन 2.5 से 3 लाख रुपए बिना पार्टी फंड के, बिना हमारे पैसों के, मेरे पास भी नहीं है और आशीष भाई के पास भी नहीं है, तब भी हमने संपूर्ण करी जनबल के आधार पर। कोई अपनी 1 गाड़ी लेके आया, कोई 2 गाड़ी लेके आया, किसी ने खाने की व्यवस्था करी, किसी ने रहने की व्यवस्था करी, जनबल के आधार पर, एकजुटता के आधार पर। सेम गढ़वाल यात्रा भी करी, सेम हमने गैरसैंण का आंदोलन भी किया। पार्टी से हमें कोई फंड नहीं मिला, लेकिन हमने फिर भी अपने व्यक्तिगत, जो हमारे लोग हैं उन्होंने अपने व्यक्तिगत संसाधनों के आधार पर किया। मैंने एक जन आक्रोश आंदोलन किया पूरे के पूरे पौड़ी गढ़वाल में, सभी ब्लॉकों में मैं भ्रमण किया। मुझे एक भाई की कॉल आती है, आप ये आंदोलन कैसे करोगे? मैंने कहा भाई जाएंगे सभी लोग, हर बाजार में मैं धरना करूंगा, एक दिन का, सब हर बाजारों में जाएगा ब्लॉकों के। उन्होंने कहा आपके पास हर जगह माइक स्पीकर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो कह रहे कि आपको मैं कॉर्डलेस माइक दिला देता हूँ। बढ़िया, उन्होंने JBL का तुरंत एक 25,000 का माइक दिला दिया अपनी तरफ से। एक भाई की दूसरे की कॉल आती है, कुलदीप भाई आप तो जॉब छोड़ चुके हो, गाड़ी तो घूमेगी, तेल पानी कैसे लगेगा? अरे मैंने कहा थोड़ा बहुत बचा हुआ बैलेंस है, जब तक चल रहा है चलने दो। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा तेल का पैसा मेरी तरफ से। और भाइयों की कॉल आती है कि भाई रहने की व्यवस्था का कैसा है। मतलब धन से ज्यादा मुझे लग रहा है जनबल की जरूरत है। और जनबल जिसके पास है, धनबल अपने आप आ जाएगा, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने तो न कुमाऊं यात्रा में, न गढ़वाल यात्रा में किसी से 1 रुपए मांगा, हमने किसी से पैसा नहीं मांगा। उन यात्राओं को संपन्न कराने के लिए, गैरसैंण का आंदोलन कराने के लिए हमने किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। ये जन आक्रोश आंदोलन करने के लिए हमने किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। जनबल के आधार पर धनबल भी आ गया, यात्राएं सफल भी रही, आंदोलन भी सफल रहे और उसके परिणाम जमीन पे मिले। तो मेरा मानना है कि भाजपा को धनबल के आधार पर, जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, मैं जनबल पैसा बांटूंगा और धनबल के आधार पर जो है चुनाव जीत जाऊंगा, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है।
तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। धन बल के आधार पर आप नहीं जीत सकते। और मेरी विधानसभा में पिछला 2022 का चुनाव हुआ, धन बल तो जो है कांग्रेस की कैंडिडेट थी अनुकृति गुसाई, उनके पास ज्यादा था, दिलीप राव जी के पास कम था। तो अगर धन बल के आधार पर चुनाव जीतना होता तो पिछली बार का चुनाव जो है अनुकृति गुसाई जीती, दिलीप रावत नहीं जीतते। लेकिन दिलीप रावत जी के पास जो ग्राउंड लेवल का जुड़ाव था, लोगों से जुड़ाव था, जो उन्होंने सालों तक लोगों के बीच में जा जाके रह के कमाया, वो उनके पास ज्यादा था, इसलिए वो चुनाव जीते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ धन बल के आधार पर चुनाव कभी नहीं जीता जाएगा इस उत्तराखंड के पहाड़ों की सीटों में। खासकर यहाँ जो चुनाव जीता जाएगा वो जन बल के, आप जन जन तक पहुंचे हो या नहीं है। अगर आपको आज की डेट में बच्चा बच्चा पहचान रहा है, हर घर की महिलाएं पहचान रही है, बड़े बुजुर्ग पहचान रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, तो मतलब जनबल आपके साथ है। लेकिन धन बल तो वही धन आप दोगे, दूसरा वाला अगर आपने 5,000 दिए, दूसरा वाला टारगेट बनाएगा 7,000, और निश्चित तौर पे वो 7,000 वाले के साथ चला जाएगा। तो पहाड़ों में तो धन बल नहीं चलेगा इस बार। कुलदीप जी, पीछे कुछ बातें आ रही थी कि अगर बीजेपी जैसी पार्टी को हराना है तो हमारे जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा। कुछ इस पे शायद वार्ता हुई भी, आगे बढ़ी। उसके बाद मैंने अलग अलग पार्टियों के अलग अलग वक्तव्य आए, जिसमें मैंने आपका भी पीछे एक वक्तव्य सुना था कि हम मिलने को तैयार हैं, बशर्ते आशीष नेगी जी को हमारा नेता रखा जाए। मतलब उनकी तरफ से भी आशीष नेगी जी नेता हों। शायद फिर बात नहीं बन पाई, कुछ इस तरह का मुझे जो आपकी बातों से लगा। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि अगर उत्तराखंड के विकास की बात ही सारे लोग कर रहे हैं, सारे क्षेत्रीय दलों का एक ही मकसद है उत्तराखंड का विकास होना, प्रॉपर विकास होना, तो आप लोग ही क्यों नहीं पीछे हट जाते? आप लोग का भी क्यों एक ऐसी शर्त है कि आशीष नेगी नेता? उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, किसी भी चीज के जो शब्द होते हैं ना, खासकर राजनीति में, उसके पीछे दूसरे व्यक्ति का ध्येय जानना होता है ना। अगर हमने आशीष नेगी जी का नाम लिया तो अगले बंदे को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दूसरों को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आशीष नेगी जी ने भी काम किया है। अगर कुलदीप रावत का भी नाम आता है तब भी देर नहीं होनी चाहिए। और जो दूसरे लोग हैं अगर वो अपना नाम सुझाव करते तब भी हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने काम किया है, बस शर्त उन्होंने धरातल पे काम किया हो, है ना। तो इससे एक तो सोच का पता लगाना जरूरी था कि भाई आपकी सोच कैसी है। आप हमारे प्रति, जब अगर अभी से आपके प्रति हमारे प्रति ऐसी सोच रहेगी तो एक साथ आएंगे तो और लड़ाई झगड़े होंगे फिर। और अभी भी हम बात कर रहे हैं, अभी भी हम बोल रहे हैं आप आइए, एक छत के नीचे बैठते हैं, मिलकर चुनाव लड़ते हैं। बस शर्त है कि आपको कोई शर्त नहीं रखनी है, कोई शर्त नहीं रखनी है। हाँ, आपको चुनाव लड़ना है, आप क्लियर बोलिए कि मुझे इस विधानसभा से चुनाव लड़ना है, वो अच्छा है। नहीं तो फिर वो भी तो कहेंगे कि फिर आपकी क्यों शर्त है आशीष नेगी वाली, आप भी ना रखें। मैं फिर वही कह रहा हूं आपसे ना, हाँ। हम शर्त से पीछे हटने के लिए तैयार रहेंगे, बट आप भी तो बिना शर्त के आइए फिर। अच्छा, हम भी हट जाएंगे पीछे, ठीक है। और देखिए, लीडर हम अभी फिलहाल सिर्फ पार्टी लीड करने की बात कर रहे हैं। हम अभी पार्टी लीड करने की बात कर रहे हैं, नेता बनने की नहीं। नेता तो आदमी तब बनेगा, विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री तो तब बनेगा जब सीटें आएंगी, जब कोई विधायक बनेगा। बिल्कुल। कुलदीप रावत को आप बोल देंगे जी कुलदीप रावत मुख्यमंत्री बनेगा, और कुलदीप रावत चुनावी हार गया, तो क्या कुलदीप रावत मुख्यमंत्री बन पाएगा? नहीं बन सकते हैं, धामी जी बने हार के भी। ये बात आपने सही बोली है, ये बात आपने सही बोली है, लेकिन उसके लिए भी फिर से विधायक बनना पड़ा ना। हाँ। उसके नहीं, लिए लेकिन मुख्यमंत्री तो हार के बाद बन गए ना, उसके बाद तो फिर मुख्यमंत्री को जिताया लोगों ने। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर से विधायक का चुनाव लड़ना। तो मैं ही कह रहा हूँ, ठीक है, वो बन गए, वो किस्मत थी उनकी जो है ना, वो किस्मत थी। और हमारी किस्मत खराब थी, उत्तराखंड की एक हारा हुआ विधायक हम पे थोप दिया, ये दुर्भाग्य था उत्तराखंड की जनता का। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि जब हम मिलके लड़ेंगे, जितने भी हमारे क्षेत्रीय दल हैं सब मिलके लड़ेंगे। और जीत के कितने लोग आ रहे हैं, जीत के कितने लोग आ रहे हैं, उसके बाद तो ये तो माइंड का को है कॉमन जो है ना। मान लीजिए अभी हमने बोल दिया कि फलाना हमारा लीडर रहेगा, फलाना हमारा नेता बनेगा, और नहीं जीत पाए सीट, आदमी को दूसरे प्रशासन से भी सोचना चाहिए, नहीं जीत पाए सीट तब। तो इसलिए जो भी हम बातें बोल रहे हैं, जो भी हम चीजें कर रहे हैं, उसका जो अंतिम निर्णय होगा वो चुनाव के बाद होगा। फिलहाल हमारा ध्येय होना चाहिए कि विधानसभा कैसे जीती जाए, मैं विधायक कैसे बनूं, हम विधायक बनकर विकास कैसे करेंगे। पहला सोच ये लेकर हमें एकजुट एक साथ आना पड़ेगा। बाकी जो चीजें आएंगी कि ये हमारा नेता होगा, ये हमारा लीडर होगा, उसका जो असली फैसला होगा वो तो चुनाव के बाद होगा। फिलहाल के लिए तो एक छत पे आ जाइए। आशीष नेगी जी अच्छे प्रवक्ता हैं, उनके जो भाषण है जोशीले हैं, जनता को प्रभावित करते हैं,
जनता को ही नहीं, कांग्रेस को भी प्रभावित करते हैं, भाजपा को भी प्रभावित करते हैं। मेरे कई मित्र हैं भाजपा और कांग्रेस में जो ये बातें कहते हैं, यार कभी कभार हमारा भी मन करता है कि हम भाजपा कांग्रेस छोड़ दें और यूकेडी ज्वाइन कर लें, आशीष नेगी जी की बातें सुनकर। सेम कई भाजपा कांग्रेसी ऐसे आते हैं कि कुलदीप भाई तुम कितनी मीठी वाणी से बात करते हो, इतने सरल स्वभाव से बात करते हो, हमारा भी मन करता है यार कि इतना ये सीधा आदमी है बेचारा, इसको हम इसके खिलाफ कैसे जा रहे हैं, हम भी इसी के साथ चले जाते हैं। तो देखिए, अगर किसी को जनता पसंद कर रही है, अपने दल के भी लोग, दूसरे दल के भी लोग, जनता भी पसंद कर रही है, तो उसको लीडर मानने में क्या बुराई है? तो मेरे हिसाब से तो फिर ये जनता पे छोड़ देना चाहिए, जनता पे छोड़ देना चाहिए, है ना? अगर जनता पसंद कर रही है तो आप लीडर है। मैं तो कह रहा हूँ आप दल में आइए, आप दल में आइए, आप अपनी लकीर लंबी करिए ना। किसने मना किया है? आप दल में तो आइए। अगर आप कोई भी XYZ, जो भी इस समय उत्तराखंड के हमारे अच्छे युवा नेता हैं, जितने भी हैं, अगर उनको लग रहा है कि भाई फलाना लीडर नहीं होना चाहिए, मैं लीडर बनूंगा, आप अपनी लकीर लंबी करिए ना, जाए ना जनता के बीच, करिए संघर्ष। किसने मना किया? कोई रोक रहा है क्या? इस दल में सबसे अच्छी बात यही है मैडम कि इस दल में आपको रोकने वाला कोई नहीं है। अच्छा, आपने जो निर्णय लेना है आप स्वतः लीजिए कि मुझे ये धरना करना, मुझे ये आंदोलन करना है, मुझे इस गांव में जाके प्रचार करना, मुझे जनसभा करनी है, दल आपके साथ खड़ा रहेगा, निर्णय आपका रहेगा। तो लकीर लंबी करिए अपनी, जो आइए दल। तो नेता, विधायक, मंत्री, ये सब का फैसला चुनाव के बाद होगा। फिलहाल के लिए मुझे लगता है आना चाहिए एकजुट, हम भी चाह रहे हैं। जितनी मजबूती से हम लड़ेंगे उतनी मजबूती से अच्छे परिणाम आएंगे। क्योंकि सारे क्षेत्रीय दलों के मुद्दे तो लगभग एक सेम ही है, सेम ही। सबको उत्तराखंड का गैरसैंण विकास राजधानी सबका मुद्दा है, बिल्कुल, जल यहाँ के जंगल जमीन, हाँ, सब बिल्कुल। अधिकार और सबका मुद्दा है। तो एक मुठ हो जाइए, आ जाइए साथ में। अच्छा, कुछ यूकेडी बीजेपी की बी पार्टी है, आपने भी सुना कभी? सुनने में आया कभी? कांग्रेस की भी बोलते हैं कुछ लोग कि कांग्रेस अभी फिलहाल स्टार्टिंग में क्या हुआ, फिलहाल तुम सत्ताधारी पार्टी को ही नहीं बोलेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब हम धरातल पे गए तो हमें बोला गया कि ये कांग्रेस का वोट बैंक काटेंगे। अच्छा, तो इट मीन्स उस टाइम पे हमें पे लगा बीजेपी की बी पार्टी है, उस टाइम पे लगा टैग, ठीक है, कि बीजेपी की बी पार्टी है। और वो टैग किसने लगाया? कांग्रेसियों ने, ठीक है, वो टैग लगाया कांग्रेसियों ने। ठीक है। अब हमारे साथ बड़े लेवल पर जुड़ रहे हैं लोग, बहुत बड़े लेवल पर जुड़ रहे हैं, और भाजपा को भी ये आकलन उन्होंने कर दिया है कि यूकेडिया में बहुत बड़े लेवल पर डैमेज कर रही है, बहुत बड़े लेवल पर डैमेज कर रही है। तो अभी फिलहाल पे हमें जो बोला जा रहा है वो कांग्रेस की बी पार्टी बोला, जो मुझे संज्ञान में, बी पार्टी पहले भाजपा का बोला गया, अब कांग्रेस की बी पार्टी बोला जा रहा है। तो भाई हम किसकी बी पार्टी हैं? मुझे तो लग रहा है हम सिर्फ उत्तराखंड की पार्टी हैं, उत्तराखंडियत के लिए बने हैं और उत्तराखंड के विकास के लिए बने हैं। बाकी जिसको जो समझना है, राजनीति में चलता रहता है, दलों के अंदर भी चलता रहता है कि वो फलाने दल के लिए काम कर रहा है, उस दल के लिए काम कर रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब एक झूठी बातें होती हैं और सिर्फ भ्रमित करने वाली, वोटरों को भ्रमित करने वाली बातें होती है, वोटर गुमराह रहे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं धरातल पे। आप कितनी सीटें एज्यूम कर रहे हैं अपनी? देखिए, करंट स्थिति के अनुसार मैं लगभग 35 सीटें मान के चल रहा हूँ कि हमारी आ जाएगी इजीली। अच्छा। करंट स्थिति के अनुसार, लेकिन अगर मेहनत हम करेंगे तो निश्चित तौर पे ये 47 तक हम लगभग पहुंच सकते हैं, अगर हम सब लोग यूनिटी के साथ चलें। जो और भी लोग हैं जिनकी आप अभी बात कर रहे थे, सभी लोग यूनिटी के साथ चलें तो 47 तक हम पहुंच सकते हैं इजीली। और करंट स्थिति 35 तक की मैं बात कर रहा हूँ, आने वाले टाइम पे और मेहनत करेंगे और बढ़ जाएंगे। तो यूनिटी, जितने क्षेत्रीय दल भी हमारे साथ मिलके आएंगे, निश्चित तौर पे कई विधानसभाएं ऐसी होंगी जहां पे यूकेडी के पास मजबूत प्रत्याशी नहीं हो, तो वहां पे भाई आप आइए, आप मजबूती दिखाइए। कहीं पे जो है उनके पास नहीं होगा तो यूकेडी के पास होगा, लेकिन मिल बांट के करने में प्रयास, दिक्कत क्या आ रही है? आप आइए एक छत के नीचे, एक बार एक छत के नीचे रह के चुनाव लड़ लेते हैं, नहीं सफल हो पाए तो फिर कमियां पता लगेगी कि उसमें कमी थी, लेकिन एक बार तो मिलकर लड़ लीजिए इस लड़ाई को, इस महाभारत को, तभी आकलन कर पाएंगे कि कहाँ कमी है, कितने गलत हम थे, कितने गलत आप थे, उसका आकलन तभी हो पाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो एक साथ लड़ना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कुलदीप जी कि उत्तराखंड की जनता कोई ऐसा सच जिसे सुनना ही नहीं चाहती, कोई है? किस चीज से रिगार्डिंग? उत्तराखंड के विकास से संबंधित, क्योंकि हम हमेशा, चाहे जो भी सरकार बनकर आ रही है, चुन तो जनता ही रही है ना, तो फिर मैं उस परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूंगी। नेता किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का विधायक बने, अगर वो व्यक्ति अच्छा है, किसी भी दल का, ठीक है, किसी भी दल का, भाजपा में भी कुछ अच्छे लोग हैं, कांग्रेस में भी कुछ अच्छे लोग हैं, अन्य दलों में भी अच्छे लोग हैं, ठीक है, अगर उसकी सोच है डेवलपमेंट की,
तो करेगा ही करेगा, चाहे वो किसी भी दल से हो, किसी भी पार्टी से हो। बिल्कुल। तो मेरा भी मानना है कि दल के साथ साथ चेहरा भी इम्पोर्टेंट करता है, आदमी का संघर्ष भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो दल के साथ, अब जैसे इस दल में आशीष नेगी जी, कुलदीप रावत, आशीष नेगी, मेजर संतोष भंडारी जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, अन्य लोग हैं। विश्वास आप दल के साथ चेहरों पे भी करिए, फलाना चेहरा है, इस चेहरे के दम पर हम कर सकते हैं। कल की डेट में अगर यूकेडी भी गलत करती है तो गालियां किसको पड़ेगी? हम लोगों को ही पड़ेगी जो चेहरे बन के घूम रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि दल के साथ साथ चेहरे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और सरकारें तो आज तक बनती आई है, और ऐसा भी नहीं है कि हर किसी ने गलत काम किए। अगर मैं अपनी विधानसभा को ही लेके चलूं तो काम तो हुए हैं, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह सकता बिल्कुल ही नहीं हुए बिल्कुल हैं। नहीं। सड़कें कुछ ना कुछ जगह तो बनी है, ठीक है, जी। कुछ ना कुछ जगह सड़कें बनी है, कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम हुए हैं। तो हमें स्वीकारना पड़ेगा कि व्यक्ति कैसा है, दल के साथ साथ व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति का विजन कैसा है, वो जनता को स्वीकारना पड़ेगा। और वो तभी चीजें बाहर आ पाएगी जब आप मौके दोगे, जब आप उस सपने को सच बनाने की कोशिश करोगे, जो सपना आप भी देख रहे हो और जो सपना वो दूसरा भी देख रहा है। तो आदमी का एक जो सोच है वो भी जरूर देखें, जो है दल के साथ साथ आदमी का विजन भी जरूर देखें। 25 वर्षों में अगर हम आज उत्तराखंड की बात करें तो सबसे बड़ी असफलता क्या लगती है आपको? मैं जो 7 सालों का संघर्ष मैंने देखा, तो सबसे ज्यादा पीड़ित मैंने जो है महिलाओं को देखा। छोड़िए सड़कों की बातें, नहीं चाहिए आज भी पैदल, जिनके यहाँ सड़कें नहीं हो चल ही रहे हैं, और जिनके यहाँ सड़कें हैं वो भी पैदल चल रहे हैं। एक श्याम सिंह रावत जी रणगांव के हैं, उनके यहाँ सड़क है, सड़क पहुंच गई अभी 3-4 साल पहले शायद सड़क पहुंची है उनके यहाँ, नहीं एक टैक्सी वहां पे, तो उसी सड़क से पैदल ही जाना पड़ता है 2.5-3 किलोमीटर। तब वो सड़क का इस्तेमाल भी नहीं, तब वही वो पुराना शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करते हैं जो पुराना बना हुआ था, है ना। हाँ। मैं कह रहा हूँ सड़क भी छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन है? महिलाएं। और सबसे ज्यादा दुखी कौन देखी मैंने? गर्भवती महिलाएं। क्योंकि वो जो पेट में बच्चा है उसके जब बड़े बड़े गड्ढों में झटके लग रहे हैं, उस पीड़ा का अनुभव तो वही कर सकती है। तो इन 25 सालों में सबसे बड़ी असफलता मुझे लगती है तो महिलाओं को हम एक अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं दे पाए। हमने मरने के लिए छोड़ दिया उस माँ को भी और उसके पेट में पलने वाले बच्चे को भी। ये मुझे सबसे बड़ी असफलता लगी। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चलते रहेंगे, ये मुद्दे चलते रहेंगे, ये आते रहेंगे, ये नए पार्टियां भी आएगी वो भी यही बातें करेगी, यूकेडी सत्ता में आएगी तब दूसरे भी यही बातें करेगी, ठीक है। लेकिन असली जो बात, अरे जिन महिलाओं को वोट बैंक बनाया जाता है, सबसे ज्यादा अगर आप रैलियों में देखोगे खड़ा कोई रहता है तो महिलाएं रहती, लेकिन महिलाओं के लिए क्या महिलाओं के लिए आप एक अल्ट्रासाउंड तक नहीं दे पाए 25 सालों में। जो 25 सालों की असफलता में सबसे बड़ा जो एक नाम आएगा वो ये आएगा कि महिलाओं को और उनके पेट में पलने वाले बच्चों को हमने मरने के लिए छोड़ रखा था पहाड़ों में, हमने मरने दिया, उनके लिए हम कोई व्यवस्थाएं नहीं कर पाए। पूरे उत्तराखंड राज्य में कहीं भी सरकारी हॉस्पिटलों में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था ही नहीं है। कुलदीप जी, क्या आपको लगता है कि जो अभी हमारे पीछे यहाँ बातें चल रही थी कि उत्तराखंड में या पहाड़ी हमारा जो क्षेत्र है उसमें लड़कों को शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं, क्या ये कारण हो सकता है उसमें? जो महिलाओं का लड़कियों का अनुपात है, रेशियो है, और लड़कों का रेशियो है, थोड़ा उसमें भी अंतर है, ये सच है, स्वीकारना पड़ेगा, उसमें भी अंतर है। अब वो रेशियो बढ़ रहा है, वो रेशियो अब इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अब वो वाली डिमांड नहीं कि मुझे लड़का ही चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी 2-2 लड़कियां हैं तो खुश हैं उसमें, जिनकी एक लड़की है तो उसी में खुश है। तो अब वो रेशियो धीमे धीमे आने वाले टाइम पे फुलफिल हो जाएगा बराबर। एक तो रेशियो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण क्या है कि पहाड़ों में असुविधाएं, मैं फिर बोल रहा ना कि प्रताड़ित महिलाएं, जो बात बोली ना उसी पे इसको इसीलिए ऐड किया कि क्या ये एक कारण हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, यही वही, जब महिलाएं पीड़ित हैं, अगर कोई लड़की पहाड़ में रहना चाह रही है, वो क्या चाहेगी? मेरा पति यहाँ नौकरी करे, हर कोई अपने पति के साथ रहना चाह रहा है, ठीक है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, ठीक है, चाहे वो अच्छा सरकारी स्कूल क्यों ना हो, पर अच्छे स्कूल में पढ़े, ठीक है। कल की डेट में अगर कोई घटना घटित होते हैं, बीमार हो जाए, तो मेरे को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए। लेकिन जब हम कुछ भी नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, ना उनके बच्चों के लिए हम अच्छे स्कूल प्रोवाइड करा पा रहे हैं, ना अच्छे हॉस्पिटल करा पा रहे हैं, ना उनके पति के लिए अच्छा रोजगार, तो कोई महिला क्यों रखेगी? उसका भी तो जीवन है ना, और उसके पास फिर ऑप्शन है, उसका भी तो जीवन है। बिल्कुल। मतलब हम इसको नेगेटिव उसमें, हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि भाई हमने किया क्या है। नहीं, क्योंकि इस आपने भी देखी होगी जब ये डिबेट उठी थी तो महिलाओं को दोषी माना जा रहा था। बिल्कुल नहीं है महिलाएं दोषी। लड़कियां या जो महिलाएं हैं उनके सपने ऐसे हो गए हैं कि उन्हें बाहर जाना है। लेकिन आप किस बात से, जो आप, क्योंकि आपने कहा कि 7 साल के संघर्ष के आधार पर आपने इस बात को बोला कि महिलाएं सबसे ज्यादा दुखी हैं उत्तराखंड, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये तो सीधा कनेक्ट हो रही है। सीधा कनेक्ट है, बिल्कुल कनेक्ट है। और वाकई में जो है इसका कारण यही है कि उनकी भी अपनी लाइफ है, उनको भी जीवन जीने का अधिकार है। हम गुलाम देश में नहीं रह रहे हैं कि उनको गुलाम बना के घर में रखा जाए।
है जो है, ठीक है, उनके भी अपने अधिकार हैं, उनको जीने का अधिकार है, स्वतंत्र देश में हम रह रहे हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हो सकती है, उनकी भी भावनाएं हो सकती है। और अगर वो कह रही हैं कि मेरे बच्चे बाहर पढ़ेंगे तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अगर वो कह रही है कि मेरा पति बाहर नौकरी कर रहा है, मुझे उसी के साथ रहना है, तो हमें उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। आप दे दो ना उसके पति को रोजगार जो है, जो बातें कर रहे हैं दिल्ली नोएडा बुराड़ी में रह रहे हैं, आप दे दो उसके पति को रोजगार। और मैं भी देखता हूँ कि कौन सी लड़की जो है बाहर रहती है, पति गांव में नौकरी कर रहा है और लड़की शादी के बाद बाहर रह रही है। मैं भी देखता हूँ जो है कि कौन अपने बच्चों को बाहर ले जाती है फिर उसके बाद। लेकिन हकीकत यही है कि हमने महिलाओं के आधार पर कोई विजन ही नहीं बनाया, हमने महिलाओं के आधार पर कोई डेवलपमेंट किया ही नहीं है। और जिस दिन हमारी सोच महिलाओं को वोट बैंक से हटकर पहाड़ के विकास की तरफ आ जाएगी, क्योंकि अगर पहाड़ों को बचा रहा है कोई, तो महिलाएं तो बचा रही है, बिल्कुल उन्होंने जीवित रखा है। बिल्कुल तो उसके आधार पर अगर हमने आकलन कर ले कि इन्हें वोट बैंक की जगह विकास के लिए काउंट करना है, डेवलपमेंट के लिए काउंट करना है, कि इन महिलाओं को कैसे डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए, मुख्यधारा से जोड़ा जाए, मुख्यधारा से जोड़ा जाए, ठीक है। आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को, प्रधान बनती है। मैं किसी भी गांव में गया, सही ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने लगभग 250 के करीबन प्रधानों को यात्रा चलाई थी मैंने, जिसमें सभी प्रधानों को मैंने सम्मानित किया और उनको समझाया कि विकास कैसे करना, काम क्या होने चाहिए, ठीक है। 250 के करीबन जहां महिला प्रधान थी, जहां भी A to Z, जहां भी महिला प्रधान थी, अगर मतलब इनकेस उसका पति बाहर रह रहा हो महिला प्रधान का, वो अलग, लेकिन अगर पति साथ में गांव में ही रह रहा है, पति को बोला गया प्रधान जी आ रहे हैं, ये है प्रधान जी, अच्छा है ना। अब मैं वहीं पे टोकता था, भाई ये प्रधान पति है, प्रधान नहीं है, प्रधान नहीं है, अपनी धारणा चेंज करो। ये प्रधान पति है, आप उस महिला का अपमान कर रहे हो, उसको दिए अधिकारों का आप अपमान कर रहे हो। तो जब तक महिलाओं को उनके अधिकार जमीनी लेवल पे, पद दे के नहीं, जमीनी लेवल पर नहीं मिलेंगे, सम्मान नहीं मिलेगा। अरे उस महिला को प्रधान बोलने में क्या दिक्कत आ रही है? उसके पति को तुम प्रधान बोल रहे हो, लेकिन जो बनी है उसको प्रधान नहीं बोल रहे हो, क्या मतलब मानसिकता है जो है। तो मैं कह रहा हूं, जब तक धरातल पे महिलाओं को वोट बैंक से हटकर विकास के नाम पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कभी भी पहाड़ का विकास नहीं होगा। और वाकई में ये जो महिलाओं की सोच है कि मैं बाहर जाना है, वो बिल्कुल सही है और चलती। कुलदीप जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आने वाले 10 सालों में उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ा खतरा जो ये जंगली जानवरों का मेरा मानना है, आने वाले टाइम पे अगर इसी गति से प्लान होता रहा, तो अभी क्या हो रहा है, देखिए इस टाइम पे हम लोग आ रहे हैं, हमारे जो बाहर लोग रह रहे हैं वो घरों पे आ रहे हैं, उनके बच्चे घर पे आ रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे गांव में 1-2 लोग भी नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि जब बिल्कुल ही हर कोई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की वजह से प्लान कर देगा तो कोई रहेगा नहीं, और गांव के चारों ओर बन जाएगा सराउंडिंग जंगल, ठीक है। तो जो घर की देली है, जो चौखट हम बोलते हैं, वहां पर ही बैठे रहेंगे बाघ भालू गुलदार, ये बैठे रहेंगे, ये निश्चित है, इन्होंने बैठे रहना है। तो जो हमारा आदमी है वो गाँव नहीं आ पाएगा। हमारे जो लोग हैं, जो जागर है, मैं संस्कृति पे फिर आ रहा हूँ, जो हमारी संस्कृति है, हमारे कौथिक तो चले गए, हमारे कौथिक दिल्ली नोएडा मुंबई चले गए, शिफ्ट हो गए। ये बात बोलते विधायक साहब तो अच्छा लगता, दिल्ली नोएडा मुंबई हमारे कौथिक शिफ्ट हो गए। हालांकि कुलदीप रावत उन कौथिकों को वापस लाए और धुमाकोट महाकौथिक जैसा भव्य आयोजन पिछले 5 साल से कर रहा है। बिल्कुल हम लाए हैं संस्कृति को वापस बचाने के लिए, लेकिन अगर यही प्रचलन चलता रहा, इसी तरीके के लोग सरकार में बैठे रहेंगे, तो आने वाले टाइम पे कौथिकों के साथ साथ जागर भी लुप्त हो जाएंगे। और जागर भी आप देखना दिल्ली में लगेंगे, देहरादून में लगेंगे, हरिद्वार में लगेंगे, आपके उधम सिंह नगर में लगेंगे, लेकिन पहाड़ों में जागर नहीं लगेंगे, क्योंकि जगरी भी क्यों रहेगा गांव में भाई, जब लोग ही नहीं है उसके साथ, वो भी शिफ्ट हो जाएगा। तो आने वाला सबसे बड़ा जो खतरा है वो पहाड़ों के लिए कि हमारी संस्कृति ही लुप्त हो जाएगी जो है। यूकेडी के पास कोई विजन है पलायन को रोकने का? मैं रोकना तो मैं नहीं कहूंगी कि एकदम रुक जाए, क्योंकि ये सतत विकास की एक प्रक्रिया भी है, लेकिन हम कुछ हद तक उसे रोक सकते हैं। यूकेडी के पास कोई ऐसा विजन है? मैंने कहा ना, स्टार्टिंग से मैं लेके चल रहा हूँ, MLA पहाड़ों में रहे, गेट्स एंड राजधानी बने, संस्कृति बचाने के लिए जितने भी हमारे वाद्य यंत्र वादक हैं, जो ढोल दमो बजा रहे हैं, जो रणसिंह बजा रहे हैं, इनके लिए पेंशन व्यवस्था की जाए। जो हमारे संस्कृत कर्मी हैं, आप देखिए ना कि संस्कृति विभाग से एक सिंगर को तो पैसा मिल रहा है, वो जा रहा है मंच पे गाना गा रहा है, बैंड बज रहा है, उसको तो पैसा मिल रहा है, लेकिन संस्कृति, जब संस्कृति शब्द जुड़ गया तो गांव का जिसने संस्कृति जीवित रखी है गांव में, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग है। तो जब वो ढोल वाला 500 रुपए उसको अगर वहां घर से मिल रहे हैं और 500 रुपए सरकार से मिल रहे हैं, अगर एक दिन का उसको 1000 रुपए मिल रहा है, तो भाई उसका मन भी लगेगा और उसको प्रेरणा भी मिलेगी कि मेरे को प्रोत्साहन भी मिल रहा है, प्रोत्साहन राशि भी मिल रही है और काम भी मेरा डबल हो रहा है, तो संस्कृति भी जीवित भी रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है जिससे प्लान रुकेगा।
मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, देहरादून में बैठे हुए लोग हैं, उनको हम वापस ले आएंगे। उनको वापस लाना तो थोड़ा नामुमकिन है, लेकिन जो गांव में रुके हुए लोग हैं अब, उनके लिए अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है, उनको बेहतर सुविधाएं उनको प्रोवाइड रोकने का कार्य उनको किया है। रोकने का कार्य किया जा सकता है, और उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन पहाड़ों में ऑलरेडी पहले से हैं, जिन्हें बस सही ढंग से इस्तेमाल करना है। तो कुलदीप जी, बहुत देर हो गई है, हम आपका भी बहुत बिजी शेड्यूल भी है हाँ, अभी आगे का जाना भी है, बिल्कुल सही तो कह जाना रहे है हो। आपने, हाँ। तो इसको हम वाइंड अप करते हैं और बड़ा अच्छा भी लग रहा है आपसे बात करते हुए। तो मैं ये जानना चाहूंगी, युवाओं के लिए, जो हमारे उत्तराखंड के युवा हैं विशेषकर, उनको क्या आप कहना मैं चाहेंगे? उत्तराखंड के युवाओं से यही कहूंगा कि जय पहाड़ जय पहाड़ी, ये तो हम बोल ही रहे हैं, ये नारा आपके मुंह पे आ ही चुका है, लेकिन जय पहाड़ी बोलने से ही पहाड़ का विकास नहीं होगा। बिल्कुल। पहाड़ का विकास होगा, आप अपना वोटर आईडी कार्ड जहां भी रह रहे हैं पहाड़ में बनवाइए। SIR चल रही है आजकल, आपका वोटर आईडी कार्ड गांव में होना चाहिए। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार का, आप कहीं भी रह रहे हो, मुंबई रह रहे हो, हल्द्वानी रह रहे हो, आप देहरादून रह रहे हो, जहां भी रह रहे हो, जो आपका पहचान पत्र है, जिसको बोला ही पहचान गया है, आपको जो पहचान पत्र है वो आपके गांव से होना चाहिए। विकास की नींव वहीं से रखी जाएगी। दूसरा, भागीदारी प्रधानी चुनाव में सभी युवाओं की रहती है। क्यों? क्योंकि गाड़ी की व्यवस्था कर दी जाती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में और जो संसद के चुनाव होते हैं, उसमें युवाओं की भागीदारी बिल्कुल जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्यों आना जो है, छोड़ो जो है। हाँ। तो उसमें भागीदारी निभाने के लिए अभी से तैयारी कर लीजिए, अभी से प्लान कर लीजिए। 2027 का चुनाव हम तभी जीत सकते हैं जब बाहर बैठा हुआ हमारा आदमी 10 दिन की छुट्टी लेकर आए, अपनी जो उसकी गाड़ी है, अपने जो संसाधन है, वो लेकर गांव में आए और वोट डाल के जाए। 10 दिन का प्लानिंग युवा कर लीजिए, पहचान पत्र अपना गांव में ट्रांसफर करना शुरू कर दीजिए, और बाकी जय पहाड़ी तो आप बोल ही रहे हैं, लेकिन जय पहाड़ बोलने के साथ साथ पहचान पत्र और जो चुनाव होंगे 10 दिन की छुट्टी बचा कर रखिए, तभी ये चुनाव हम जीत पाएंगे, तभी उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बन पाएगी। चलिए, तो कुलदीप जी, बहुत धन्यवाद जी, आपका। धन्यवाद, बिल्कुल। आप हमारे शो में आए और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी और बहुत अच्छी बातें आपसे आज हुई हैं। बड़ा मन भी था आपसे मिलने का, तो आज वो हो पाया। तो बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। हमसे जुड़ने का, हमारे शो में आने का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे कुलदीप रावत जी, और उत्तराखंड के युवा नेता हैं। जोश तो आपने देख ही लिया होगा, बातें आपने सुन ली हैं, सपने उत्तराखंड को लेकर क्या हैं, क्या जो प्लानिंग है धरातल पर, वो सब आप परिचित हो गए होंगे। तो इस तरह की पर्सनालिटीज़ आगे भी हमारे शो में आती रहेंगी। उत्तराखंड वालों से विशेषकर हमारा अनुरोध रहता है कि उत्तराखंड के विकास को लेकर जहाँ पर भी जो मुद्दे आते हैं, आप खुलकर अपनी आवाज़ उठाइए, आप प्रश्न पूछिए। आपने वोट दिया तो उस वोट की कीमत को भी जानिए। तो यही उत्तराखंड क्रांति दल वालों का भी कहना है, यही हमारा भी कहना है। तो इस तरह की पर्सनालिटीज़ आगे भी हमारे शो में जुड़ी रहेंगी। समय समय पर हम आपको इस तरह की पर्सनालिटीज़ से मुखातिब करवाते रहते हैं। तब तक के लिए जो भी हमारा ये शो है, आप उसे पसंद कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। अपना प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद आप हमारे शो को ऐसे ही देते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।